यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस की हिंदी की क्लास है। इससे पहले के वीडियो में हमने भाषा बोध पर चर्चा की थी। आज हम संक्षिप्त लेखन पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त लेखन 6 अंकों का प्रश्न होता है, जिसमें एक गद्यांश दिया होता है और उस गद्यांश का 1/3 भाग सार रूप में लिखना होता है और एक शीर्षक देना होता है। प्रायः अभ्यर्थी संक्षिप्त लेखन की बिना प्रैक्टिस किए ही परीक्षा हॉल में चले जाते हैं, जिससे दो स्थितियां होती है। या तो उसको हल करने में समय ज़्यादा लगता है, या तो हम अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें कम अंक मिलते हैं। 4.5 से 5 अंक हमें 6 अंकों में से 4.5 से 5 अंक हमें मिलना चाहिए, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर तक हम रुक जाते हैं। तो संक्षिप्त लेखन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 दिन या 3 दिन की प्रैक्टिस करनी है, उसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा, और उस प्रैक्टिस से आपका जो लेखन है संक्षिप्त लेखन वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो संक्षिप्त लेखन से केवल गद्यांश दिया जाता है, उसका संक्षिप्त लेखन करने से संबंधित क्वेश्चन आता है। संक्षिप्त लेखन क्या है, संक्षिप्त लेखन के जो नियम है, इससे कोई प्रश्न नहीं आता। लेकिन संक्षिप्त लेखन क्या है और उसके नियम क्या है, ये हमारे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि हम अच्छे से संक्षिप्त लेखन कर सकें। आज के इस वीडियो में हम संक्षिप्त लेखन क्या है, उसके नियम क्या हैं, यह देखेंगे। साथ ही मैं आपको एक गद्यांश दूंगा और उस गद्यांश का संक्षिप्त लेखन भी करके बताऊंगा। इसके पश्चात अंत में मैं आप लोगों के लिए 2 गद्यांश और छोड़ के जाऊंगा, जिसका संक्षिप्त लेखन आप स्वयं करें घर में, और यदि उसको चेक कराना है या और भी कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप, दिया गया जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए दिए गए नंबर पे आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या और कुछ है तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संक्षिप्त लेखन है क्या। संक्षिप्त लेखन क्या है, तो दिए गए गद्यांश का 1/3 भाग सार रूप में लिखना। दिए गए गद्यांश का 1/3 भाग सार रूप में लिखना। संक्षिप्त लेखन का उद्देश्य क्या है कि यदि कोई गद्यांश कठिन शब्दों में मुहावरेदार वाक्यों में दिया गया है, तो एक सामान्य व्यक्ति को आप कैसे सरलता से कम शब्दों में उसको समझा सकते हैं, शब्द भी कम हों और सरलता से आप उसको समझा भी सकें, यही इसका क्या है, उद्देश्य है। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी दिए गए गद्यांश का 1/3 भाग लिखते हैं सार रूप में। इसमें अप्रासंगिक, अनावश्यक और बार बार आए हुए शब्द एवं वाक्यों को छोड़ दिया जाता है तथा आवश्यक एवं प्रासंगिक बातों को शामिल किया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी आवश्यक और प्रासंगिक बात छूट न जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके नियम। देखिए, संक्षेपण के नियम में पहला नियम है, मूल लेख को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए ताकि उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाए। इसके पश्चात ही लेखन प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसमें 3 बार पढ़ने की बात कही गई है। 3 बार पढ़ने की बात इसलिए कही गई है भावार्थ समझने के लिए। यदि आपको एक ही बार में भावार्थ समझ में आ जाए तो 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भावार्थ समझ में आना चाहिए। दूसरा देखते हैं, आवश्यक शब्दों वाक्यों को रेखांकित करें ताकि कोई आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। जो दिया गया गद्यांश है उसमें जो आपको आवश्यक लगे उसको रेखांकित कर लें ताकि संक्षिप्त लेखन करते समय आसानी हो। तीसरा देखते हैं, संक्षेपण में अपनी ओर से टीका टिप्पणी, आलोचना, विषय, उदाहरण आदि शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए, संक्षेपण में जो बात कही गई है आपको उसी का क्या करना है, संक्षेपण है, जो गद्यांश दिया है उसी का संक्षेपण करना है। अपने से कोई बात या अपनी जो सामान्य बुद्धि है उसके आधार पर उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करना है। यदि उसमें कोई उदाहरण नहीं दिया गया है तो आप अलग से उससे संबंधित उदाहरण नहीं दे सकते हैं। या यदि गद्यांश में यह कहा गया है कि मनुष्य का सिर नीचे और पैर ऊपर होता है तो आपको उसी के आधार पर ही उसको लिखना होगा। आप सिर ऊपर होता है पैर नीचे ऐसा नहीं कर सकते।
चौथा नियम देखते हैं, संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, अर्थात अलंकार युक्त, मुहावरेदार, कठिन व साहित्यिक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेपण के अर्थ में हमने देखा था क्या कि संक्षेपण का अर्थ है कि सरल शब्दों में हम एक सामान्य व्यक्ति को समझा सकें। तो जब हम कठिन, मुहावरेदार, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को हम समझा नहीं पाएंगे, इसलिए इन सब का प्रयोग हमको नहीं करना है। पांचवा देखते हैं, मुहावरेदार व कठिन शब्दों एवं वाक्यों को सरल कर लेना चाहिए। और जो मुहावरेदार कठिन शब्द हैं उनको बल्कि क्या कर लेना चाहिए, हमको सरल कर लेना चाहिए। कैसे? तो जैसे इसमें दिया हुआ है, गुदड़ी का लाल के स्थान पर होनहार व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो गुदड़ी का लाल करके दिया गया है यदि किसी गद्यांश में, तो आप उसके स्थान पर क्या कर दीजिए, होनहार व्यक्ति। छठवां देखते हैं, संक्षेपण में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए, अर्थात समानार्थी शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पुनरुक्ति दोष मतलब बार बार नहीं कहना चाहिए। जैसे देखते हैं नीचे उदाहरण में, स्वतंत्रता स्वाधीनता राष्ट्र का आवश्यक तत्व है के स्थान पर स्वतंत्रता राष्ट्र का आवश्यक तत्व है लिखना चाहिए। देखिए इसमें स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों के एक ही अर्थ हैं, इसलिए दोनों को लिखना ठीक नहीं है। हमने उसके जगह में केवल एक का ही प्रयोग किया। सातवां देखते हैं, लंबे वाक्य खंडों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि गद्यांश में कोई खंड ऐसा है जिसमें लंबे वाक्य के स्थान पर आप एक शब्द लिख सकते हैं तो बेहतर है। जैसे जहां नदियों का मिलन हो उसको संगम लिख दीजिए, कष्ट से होने वाला काम दिया गया है तो कष्ट साध्य लिख दीजिए, है ना। आठवां देखते हैं, संक्षेपण में परोक्ष कथन का प्रयोग होना चाहिए। ये डायरेक्ट, अच्छा देखते हैं उदाहरण, राम ने कहा मैं जाता हूं, है ना। इसके स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए, राम ने कहा कि मैं जाता हूं। ठीक है। जब हम इंग्लिश में नरेशन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, तो हमें डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट नरेशन का क्या करना है, प्रयोग करना है। वैसे ये वाला नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना उतना जरूरी नहीं है। नौवां देखते हैं, संक्षेपण में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम लोग, अन्य पुरुष किसी का नाम या वह, यह, ये, वे। तो हमें अन्य पुरुष का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मान लो किसी गद्यांश में क्या दिया हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दिया है, तो इसके स्थान पर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मैं और हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें दिया है तो वह उत्तम पुरुष हो गया, तो ऐसा नहीं, उसके जगह में किसका प्रयोग किए हैं हम, व्यक्ति का। व्यक्ति जो है अन्य पुरुष है। ठीक। 10वां देखते हैं, अप्रासंगिक बातों, उदाहरणों और विचारों की पुनरावृत्ति हटा देनी चाहिए। यदि कोई अप्रासंगिक बात है जिसको बताना जरूरी नहीं है सामने वाले को समझाने के लिए, तो उसको हम हटा सकते हैं। एक ही विचार अलग अलग तरीके से बार बार कहे गए हैं तो पुनरावृत्त विचारों को हटा दीजिए। एक ही कथन के संबंध में कई उदाहरण दिए गए हैं तो कई उदाहरणों को आप हटा सकते हैं, केवल एक उदाहरण रखें। 11वां देखते हैं, जहां तक संभव हो मूल लेख के शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मूल गद्यांश में जो शब्द दिए गए हैं कोशिश करना चाहिए कि हमें उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करें, है ना। जरूरी नहीं कि सब के सब, लेकिन 70% शब्द चेंज हो जाना चाहिए। जैसे देखते हैं इसमें परिश्रम के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर लें, मेहनत शब्द का। 12वां देखते हैं, यहाँ पत्रकारिता लिखा गया है, वह संक्षेपण है। संक्षेपण को अंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन करना चाहिए। अब आपने रेखांकित किया था, जो जो जरूरी था उसको, उसके आधार पर आप एक रूपरेखा तैयार कीजिए मन में कि आप क्या बनाएंगे, और फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन कर लीजिए, है ना।